हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और इम्प्योरिटी और फार्माकोपिया ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोपिया हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में कमेंट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सिलेबस, बाकी ये सब चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। फिर फार्माकोपिया ये सब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पहली बात तो एक चीज़ है कि दैट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन में क्या है, केमिस्ट्री आपको पता है एक ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब अदर देन कार्बन जो भी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि अदर देन कार्बन जो भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट्स 117 118 और उसमें से एक कार्बन, बाकी 117 कौन से एलिमेंट है, दैट इज इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक क्या है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ठीक है। तो जैसे सोडियम पोटेशियम बाकी ये सब चीज़ें आप देख लो। फिर एक है मीथेन और उसके कंपाउंड्स। तो ये सब क्या हो गए, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन रहा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं दैट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दैट इज डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन आप बोल सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब जो भी मेडिसिन बनाने में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जा रहा है उनके बारे में पढ़ना आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता है, ठीक है। तो आप लिख लो डेफिनेशन साथ साथ में। तो लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन आपने लिख लिया, एग्जांपल में आप लिख सकते हो NaCl हो गया, HCl एसिडिफायर्स में यूज होते, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड्स में यूज होते, फिर कॉपर सल्फेट ये सब में यूज होता है, ठीक है। तो आप एग्जांपल लिख लो, ठीक है। आगे आगे ये सब केमिकल आएंगे आगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब हो गया। अब बात है कि फार्माकोपिया, पहले तो सिलेबस देख लेते क्या क्या पढ़ते हैं ना। सिलेबस पढ़ लेते क्या है। सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो पहला है, पहले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज, हिस्ट्री और लिमिट टेस्ट के बारे में। तो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी यूनिट 1, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस, उसमें पहला यूनिट है ये इम्यूनिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। लिमिट टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग इम्प्योरिटी और हिस्ट्री फार्माकोपिया ये सब पढ़ेंगे। फिर एसिड बेस बफर पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे यूनिट में, जिसमें ORS ये सब डेंटल प्रोडक्ट्स ये सब आएंगे। फिर तीसरे यूनिट में हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यूज करेंगे, दैट इज एसिडिफायर्स हो गए, एंटासिड्स हो गए, कैथार्टिक्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स हो गए, है ना। बाकी ये सब आता है। फिर एक्सपोरेंट्स एक्सपोटोरेंट्स पे फिर इमेटिक्स हो गया, फिर हिमेटिक्स हो गया, पॉइजन हो गया, एंटीडोट्स हो गए। ये सब ये फोर्थ यूनिट्स में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो ये मतलब आप देख लो कि कौन कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले। तो अब नेक्स्ट चालू करते हैं, दैट इज फार्माकोपिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज उठाते और स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया। साथ साथ में लिख रहे हो तो लिख लो फटाफट। ये तो रफ है, आपको नोटबुक के डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF, कमेंट कर देना। तो फार्माकोपिया स्टार्ट करते हैं। अब फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, मोनोग्राफ जिससे कहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वन ड्रग, मतलब बहुत सारी ड्रग्स के इंफॉर्मेशन कंप्लीट उस बुक में है, इंडियन फार्माकोपिया या फार्माकोपिया के बारे में। उसमें कौन से डोजेज फॉर्म कितने बार लेना है, क्या कितने अमाउंट में लेना है, सबके लिए सब चीज़ लिखी है। तो आप साथ साथ में लिख लो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो तो ये फार्माकोपिया हो गया, डेफिनेशन देख लिया। अब फार्माकोपिया दो वर्ड से बना है, फार्माकोन प्लस पोया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पोया का मतलब होता है टू मेक। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पोया का मतलब होता है टू मेक, मतलब ड्रग को बनाना, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है। इसमें भाई मोनोग्राफ होता है जिसमें कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं। एग्जांपल में जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये सब है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन फार्माकोपिया, आप याद रखो,
ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ये भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बुक है, जो क्या कंट्रोल करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है ड्रग्स का, और इंश्योरेंस बताता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए उसका क्वालिटी कंट्रोल ओवरऑल चेक करता है और इंश्योरेंस चेक करता है। ठीक है, तो आप ये लिख लो डेफिनेशन, इट इज ऑफिशियल documents responsible for overall quality control and assurance of pharmaceutical products। ठीक है, तो लिख लो। अब इन इंडिया के अंदर तो इंडियन फार्माकोपिया इसलिए तो बोल रहे हैं। तो बात करते हैं कि अब बात करते हैं क्या करता है, इट डिफाइंस आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी लिखो साथ में, आइडेंटिटी हो गया, मतलब ये क्या, आइडेंटिटी, प्यूरिटी, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, ये सब ड्रग के बारे में इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, ये कब हुआ है, ये सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में ये अप्रूवल हुआ था, गॉट अप्रूवल अंडर द सेकेंड शेड्यूल एंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। अब बात है कि इंडियन फार्माकोपिया, जैसे कि इट इज़ पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी द्वारा ये इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ, आप लिख सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बिहाफ पे ये, ठीक है, आईपीसी आया और उसने बुक पब्लिश किया, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। तो अब जैसे आप लिख सकते हो, चाहो तो चलो लिख लो ऑन द बिहाफ ऑफ कमीशन। ठीक है, तो लिख लो साथ में आईपीसी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब क्या होगा, जो भी आईपी स्टैंडर्ड्स है वो लीगली एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा, वो जो भी चीज़ें उसमें प्रॉपर और करेक्ट चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते इंडियन फार्माकोपिया के बारे में इतना पढ़ लिया। अब बढ़ते हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, 1833 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बंगाल फार्माकोपिया और फार्माकोपिया क्या किया था, पब्लिश किया था, रिकमेंड किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1833 में रिकमेंड पब्लिकेशन ऑफ फार्माकोपिया एंड बंगाल फार्माकोपिया। ठीक है, लिख लो फटाफट। नाउ 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया ऑफिशियल किया गया था इंडिया के अंदर। नाउ 1948 में क्या हुआ था, एक कमिटी बिठाई गई थी, इंडियन फार्माकोपिया को रिलीज करने के लिए कमिटी बिठाई गई थी, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया, ये कोपिया कमीशन, आईपीसी। ठीक है, अब लिख लो। और फिर इसका फर्स्ट एडिशन आईपी का, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था। नेक्स्ट आप पॉइंट बना के लिखो 1955 में, दैट इज 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आया था। अब बात क्या करते हैं, अब टेबल है, ठीक है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस लिए यूज करेंगे, बुक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है भाई, लैब के लिए यूज करेंगे, स्टडी पर्पस के लिए यूज करेंगे, इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, जो भी ड्रग का इंफॉर्मेशन है उस बुक के अंदर, तो ये सब इसके यूजेज है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये क्या कंटेन करके रखता है भाई, मोनोग्राफ होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, ड्रग के बारे में रहता है, सारी चीजें A to Z ड्रग के बारे में प्रेजेंट है इस बुक के अंदर, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, उसका डोजेज, यूजेज, स्टोरेज, सब चीज़ें A to Z इंफॉर्मेशन। सो अब पढ़ते हैं, दैट इज कि ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूज किए जाएंगे भाई, लैब्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एकेडमीज हो गया, पढ़ाने की जगह हो गया, वो सब जगह ये यूज किया जाएगा इसका इंफॉर्मेशन, इसलिए ये बुक बनाया गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो फटाफट। डिटेल नोटबुक के नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ये तो आपको स्लाइड पे रफ फटाफट बताया गया है। ठीक है, अब समझते जाइए अभी।
अभी पढ़ते हैं चार्ट। चार्ट अब ये वाला चार्ट मैंने आपको पहले भी दे रखा है, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया एडिशंस कब कब आए थे, ठीक है। तो आप फटाफट बना लो इंडियन फार्माकोपिया एडिशन, ठीक है। फटाफट टेबल बना लो। कॉलम फटाफट, फिर ये जो लिख रहा हूँ फटाफट बना लो। एडिशन कौन से ईयर में आया था, चाहो अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, लिख लिख के कर लो। फटाफट लिख लो, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, ठीक है। 1955 में फर्स्ट एडिशन, 1966 में सेकंड एडिशन, 1985 में, ठीक है। तो आप ये लिख लो, मैं म्यूट हो जाता हूँ, ठीक है। आप तब तक लिख लो। ठीक है। तो अमेंडेड, सप्लीमेंट, ये सब पता है ना, कुछ भी एडिशन होना, वॉल्यूम कितने कितने बुक्स में, मोनोग्राफ कितने ड्रग के बारे में था, फिर अमेंडमेंट, एलिमेंट, मतलब कुछ भी एडिशन जब आया बुक उसमें, फिर एडिशन कब हुआ, तो वो सब है, ठीक है। तो आपने चार्ट बना लिया होगा, पॉज करके बना लेना। तो अब है इम्प्योरिटीज पढ़ते। इम्प्योरिटीज क्या है, अब इम्प्योरिटीज के सोर्स टाइप पढ़ेंगे। तो इम्प्योरिटीज होता क्या है भाई, एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल होता है। इम्प्योरिटीज एक तरीके का फॉरेन पार्टिकल होता है जो ड्रग को क्या इम्प्योर बना देता है। आप लिखो साथ साथ में, इट इज अ फॉरेन पार्टिकल मेक ड्रग्स इम्प्योर, सीधी सी बात है। अब क्या होता है, अब इसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने के कारण टॉक्सिसिटीज हो जाती है। तो लिखो एग्जाम्पल में लेड, ये सब आर्सेनिक, आयरन, ये सब के बारे में हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे हटाने के लिए, ठीक है। तो अब कौन कौन से टाइप के इम्प्योरिटीज होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, ये तीन टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स, ये तीन प्रकार के इम्प्योरिटीज है। सबके बारे में अभी एक एक को लेके डिटेल में चलते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे और कैसे हटाते इम्प्योरिटी वो देखेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, पहला है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक, अब उससे पहले क्या करते हैं कि कुछ डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। एक सॉल्वेंट ले लिया, उसके अंदर इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब उसमें हम लोग डालते हैं सल्यूट, उसमें डालते हैं हम लोग केमिकल रिएजेंट, फिर उसमें हम लोग डालते हैं ये एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट मतलब वही जो एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, प्लस एक्सीपिएंट को मिला के ही तो मेडिसिन बोलते हैं जी। तो एक्सीपिएंट में जैसे कलरिंग हो गया, फ्लेवरिंग हो गया, डाइल्यूट हो गया, बेंडर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आती है एक्सीपिएंट में जो यूज़ किया जाता है। फिर सॉल्यूट में जैसे रॉ मटेरियल, ये सब प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब क्या बनाता है, एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बनाता है। और उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों में ना, इनमें से कोई कोई एक प्रोसेस में क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज आ जाता है। जैसे स्टोरेज में आ गया, कभी केमिकल रिएजेंट में आ गया, सॉल्यूट के अंदर इम्प्योरिटी आ गया, सॉल्वेंट के अंदर आ गया, एक्सीपिएंट के अंदर आ गया, ये सब है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब एक एक के बारे में लेते हैं डिटेल में। दैट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होते हैं कि वो ये कब आती है, दैट इज जब ड्रग्स बनाते हो, जब ड्रग्स बन रहा हो और उसके स्टोरेज के टाइम पे ये इम्प्योरिटीज आती है। तो अकर्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस एंड देयर स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज के टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये और किस किस से तरफ से आ सकता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, बाई प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सीपिएंट हो गया, रिएजेंट हो गया, ये सब के कारण भी आ सकता है। तो मे बी
में ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, लिखो साथ साथ में। और ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती। जैसे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रहा तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक वाले जल्दी नहीं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक खत्म, नॉट इजीली आइडेंटिफाइड ये सब। ठीक है, आप देख लो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होता है? जैसे कि वो ये कब आता है बेसिकली, दैट इज जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जब बन रहा होता है, मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, तब आती है प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, इट कैन बी ड्यू टू रिएजेंट हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, हैवी मेटल हो गए, ये कैटलिस्ट हो गए, इन सब के कारण भी आता है। फिर दीज इम्प्योरिटीज आर इजीली आइडेंटिफाइड, इनऑर्गेनिक वाले इम्प्योरिटीज इजीली आइडेंटिफाइड होते हैं बाय यूजिंग लिमिट टेस्ट। और लिमिट टेस्ट हटाने के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो these impurities are easily identified by using limit test. ठीक है, तो नाउ तीसरा पढ़ते रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स मतलब सॉल्वेंट हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो रहा है। तो दीज आर दोज, ये क्यों आता है? क्योंकि मैन्युफैक्चर जब सॉल्वेंट बना रहे होते तब आता है ये मैन्युफैक्चर प्रोसेस फ्रॉम द सॉल्वेंट। अब बात करते हैं कि इफेक्ट के बेसिस पे, मतलब कैसे इफेक्टेड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज देखते हैं इफेक्ट के बेसिस पे। आप लिख लो इफेक्ट के बेसिस पे डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। मतलब इसमें क्या होता है कि वो इम्प्योरिटीज जो फंक्शन ऑफ सब्सटेंस या ड्रग्स का फंक्शन कम कर दे या स्टॉप कर दे। ठीक है, तो लिखो इट में रिमूव्ड बाय द केमिकल मेथड के द्वारा, फिजिकली केमिकली मेथड द्वारा हम लोग इसको हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया डिस्टिलेशन। आप लिखो एग्जांपल में, एग्जांपल लिखो, दैट इज डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज के बारे में। कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज मतलब भाई वो इम्प्योरिटीज जो फंक्शंस ऑफ ड्रग्स बढ़ा दे, मतलब ड्रग का फंक्शन बढ़ा दे, वैसी इम्प्योरिटीज। वो तो अच्छी हुई ना, तो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। अब बात करते हैं एग्जांपल में, जैसे एडिंग लेस देन 2% कार्बन इन प्योर आयरन टू मैन्युफैक्चर स्टील। जब स्टील बना रहे होते तो आयरन में अगर 2% कार्बन डाल दो तो बहुत सही हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, कौन कौन से सोर्स से इम्प्योरिटीज आ सकती है। तो नेक्स्ट पेज उठाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। बाकी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना है आप बता सकते हो कमेंट के अंदर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के सोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है रॉ मटेरियल। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय मैन्युफैक्चर में यूज किया गया। रिएजेंट हो गया, प्रोसेस मेथड यूज्ड हो गया, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, एनवायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज आ जाती है। फिर जैसे डिफेक्ट्स हो जाना किसी चीज में उसकी वजह से। फिर मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स के कारण। फिर स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स हो गए, फिर स्टोरेज के कारण। फिर एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटली ये एडल्ट्रेशन के थ्रू आ जाना इम्प्योरिटीज। अब एक एक के डेफिनेशन दो चार लाइन देखते हैं, उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है? उसमें क्या होता है कि ये जो भी रॉ मटेरियल है वो कंटामिनेट विच कंटामिनेट द एंड प्रोडक्ट। वैसी इम्प्योरिटीज अकर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल, और जो कंटामिनेट कर देता है अपने एंड प्रोडक्ट को। ठीक है, तो रिएजेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं? जैसे रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, उसकी वजह से कौन कौन सी इम्प्योरिटीज। जैसे आप लिखो इम्प्योरिटीज अकर्ड फ्रॉम रिएजेंट। अगर आपने वॉश नहीं किया प्रॉपरली, है ना, यूज करने से पहले वॉश नहीं किया, तो इम्प्योरिटीज आ जाएंगी रिएजेंट के साथ। तो ये सब ध्यान रखना है। जिससे जैसे एग्जांपल में अमोनिएटेड मर्क्यूरी, ये प्रेसिपिटेट, ये इम्प्योरिटी है। ठीक है, एग्जांपल में आप याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं दैट इज थर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट पेज उठाते हैं एंड थर्ड प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड है दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस करते समय इम्प्योरिटीज आ जाना।
तो जैसे ये मैन्युफैक्चर के दौरान इम्प्योरिटीज एंटर कर जाना मटेरियल के अंदर। अब ये क्या क्या मतलब किस कारण के वर्ष आ सकते हैं, जैसे इट मे बी ड्यू टू द फॉर्मुलेशन या एक्सीपिएंट के कारण आ जाना, या अराइज ड्यू टू द रेजिडुअल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही ऐसा ले लिया जिसमें इम्प्योरिटी है ना, या केमिकल प्रोसेस जैसे ऑक्सीडेशन हो जाना उसके कारण इम्प्योरिटीज हो जाना, तो ये केमिकल प्रोसेस के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं दैट इज फोर्थ प्रोसेस, एनवायरमेंटल रिलेटेड। एनवायरमेंट रिलेटेड में जैसे आता है समटाइम्स इम्प्योरिटीज अकर्स फ्रॉम एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू इम्प्योरिटीज आ जाना। कोई भी गैसेस होते हैं ना जैसे H2S, SO2, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब के कारण इम्प्योरिटीज आ जाना अपने प्रिपरेशन बनाते समय, तो उसको कहते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स क्या होता है? डिफेक्ट्स क्या होता है, जैसे कुछ भी डिफेक्ट ड्यू टू डिफेक्ट अकर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इम्प्रॉपर मिक्सिंग हम लोग ने कर दी, प्रेशर अलग अलग कर दिया, पीएच अलग अलग कर दिया, उसके कारण हो जाना, उसके कारण इम्प्योरिटी आना, उसको कहते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स के कारण। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, कंटामिनेशन अकर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये किसके किसके कारण होता है, लिख लो, दो है पॉइंट। दैट इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ डर्ट, ग्लास, मेटेलिक और प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स उसमें आ जाना। कोई भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसमें ग्लास का टुकड़ा आ जाना, डर्ट आ जाना, मेटेलिक चीज़ें आ जानी, प्लास्टिक की चीज़ें आ जानी, उसके कारण हो जाता है इम्प्योरिटी। फिर ड्यू टू ग्रॉस एरर, मतलब ओवरऑल और एरर नहीं होता, सिस्टमेटिक रैंडम एरर, ये सब के कारण हो जाना। ठीक है, एग्जांपल में क्रॉस कंटेमिनेशन, फिर माइक्रोब्स आ जाना, ये सब के कारण मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स कहलाता है। पैकिंग एरर होना, पैकिंग करने में कुछ एरर कर देना, ये सब के कारण इम्प्योरिटीज आ सकती है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, जैसे स्टोरेज करते समय जब स्टोर कर दिया, बना लिया हम लोग ने ड्रग, अब स्टोर कर दिया, उसके अब स्टोर करते समय इम्प्योरिटीज आ जाना, इंसेक्ट के कारण हो गया, डस्ट के कारण हो गया, एनिमल्स के कारण हो गए। ठीक है, और ये पॉल्यूट कर देते हैं प्रोडक्ट को। जैसे एग्जांपल में आप बात कर सकते हो केमिकल इंस्टेबिलिटी, केमिकल इंस्टेबिलिटी, फिजिकल चेंज, टेम्परेचर, ये सब के कारण स्टोरेज में गड़बड़ी हुआ तो इम्प्योरिटी आते हैं। अब बात करता है एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल में जैसे कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हम लोग गलती से मिक्स हो जाती है, एक्सीडेंटली मिक्स हो जाती है, ठीक है, हम लोग को पता भी नहीं होता। तो एग्जांपल में जैसे एक्सपेंसिव KBR है इज एल्टरेटेड विद द चीपर NaBr, तो इसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है और एक्सीडेंटली रॉन्ग फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स की। तो ये याद रखना कि इम्प्योरिटीज तो हमेशा आएंगी, थोड़े ही अमाउंट में पर होएगी ज़रूर। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे पर ज़्यादा अमाउंट में रह गया, इफ एक्सेस में रह गया तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ठीक है, तो कोई मैं जैसे बताऊँ कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स कर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर इम्प्योरिटीज रहा तो। फिर ये क्या कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है बॉडी के अंदर वो चेंज कर सकती है। फिर थेराप्यूटिक जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाएगी अगर इम्प्योरिटीज उसके अंदर रहा तो। फिर शेल्फ लाइफ खराब कर सकती है सब्सटेंस का, इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट रहा तो। फिर कलर हो गया, टेस्ट हो गया, सब्सटेंस को अनहाइजीन बना देता है और यूज के लिए अनफिट बना देता है। लिख लो फटाफट। तो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में एंड करते, इतना ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो बता देना कमेंट में कैसा लगा, ठीक है, बाय। चलो अभी रिवाइज करो जो जो पढ़ा है, ठीक है, फ़ोन बंद करो, ठीक है, बाय।